हाय डियर, आई एम माउस। स्वागत है आपका CM स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, जैसे कि आप देख चुके हैं, जो देखे हैं देख चुके हैं, और जो नहीं देखे देखेंगे, क्या मेरा मेडीवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत की यह मेरा चौथा वीडियो है। इससे मैं पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैं भारत पर आने वाली मुसलमान आक्रमणकारी और मुसलमान शासक से चालू हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम से चालू कर मोहम्मद गजनबी गोरी दूसरा वीडियो, पहला वीडियो में हुआ। दूसरे वीडियो में हुआ आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरे में हुआ इल्तुतमिश के बारे में। तो सब नेक्स्ट में आज मैं चालू करूँगा कि इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश के बाद उनका बेटी राजिया सुल्ताना बनता है, और राजिया सुल्ताना के बाद फिर कौन बन जाता है आपको, उनके बेटा मुइजुद्दीन बहरम शाह, है ना, जो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु होता है। और उसके बाद 1236 से आपको 40 तक राजिया सुल्ताना उसका शासन चलाती है, जो सबसे पहला महिला शासक होता है दिल्ली सल्तनत का, और सबसे पहला भी शासिका होती है। उसके बाद उसको थोड़ा उनको क्या कर दिया जाता है, अमीरों और लोगों के थोड़ा सहयोग से, महिला राज्य होने के कारण, शासिका होने के कारण, उनके प्रतिबद्धता के कारण उसकी हत्या कर दी जाती है। उनकी हत्या हो जाने के बाद उनका भाई ही कौन बनता है, मुइजुद्दीन बहरम शाह, जो दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, जो इल्तुतमिश का बेटा होता है। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप इसको समझेंगे कि आज मैं यहाँ से चालू करूँगा। हालांकि मुइजुद्दीन बहरम शाह हो चाहे अलाउद्दीन मासूद शाह हो, ये लोग कोई खास नहीं थे, बस टेम्पररी समय को बिताए थे। लेकिन आपको राजिया सुल्ताना के बारे में ये चर्चा है कि अगर उसको समय मौका मिलता और लंबे समय तक शासन करते रहते, तो एक चर्चित, व्याख्यात और प्रतिष्ठित शासिका के रूप में गिनी जाती, क्योंकि उनमें शासन के कौशल बहुत अधिक थे और उसमें कुशलता से भरा हुआ निपुण था। अब मैं बात करने चलता हूँ मुइजुद्दीन बहरम शाह, जिनके शासन 1240 से 1242 ईस्वी तक रहता है, जो राजिया सुल्ताना की हत्या के बाद वो शासन चालू करते हैं। राजिया सुल्ताना के बाद गद्दी पर बहरम शाह बैठते हैं, है ना, और बहरम शाह ने नायबे ममलिकत, एक नए पद का गठन करता है। ऐसा इसलिए करता है कि ताकि उनको क्या करना पड़े कि शासक को, राजा को, सुल्तान को ज़्यादा, आपको क्या कहते हैं, शासन की कार्यविधि तरीकों पर उन्हें ज़्यादा व्यस्त होना ना पड़े, और वो क्या कर सके कि उन्हें थोड़ा यूँ कहा जाए उसकी जिम्मेदारी थोड़ा हल्का हो, और कई लोगों के सहयोग से जो शासन व्यवस्था चलेंगी तो उसमें अपेक्षानुकूल थोड़ा बेटर होंगे। यही बात थी। जब ऐसा किया गया तो सबसे पहले उन्होंने प्रथम नायब एतगीन को नियुक्त किया था, और उनका पहला, चूंकि पद का नाम क्या था, नायबे ममलिकत, और नायबे ममलिकत के लिए सबसे पहले किसे चुना गया था, एतगीन को। ठीक है, एतगीन को चुना गया था, और बस साधारण समय ही था, और इससे कोई कुशल शासक भी नहीं थे, इसलिए उनकी इस पर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और क्या हो जाता है, बहरम शाह की हत्या भी दिल्ली में तुर्क सरदारों द्वारा कर दी जाती है, और फिर इस प्रकार से मुइजुद्दीन बहरम शाह की शासन व्यवस्था खत्म हो जाता है। कब खत्म हो जाता है, 1242। चूंकि ये लोग बस समय को मैनेज करने के लिए, साधारण दिन के लिए अयोग्यता से भरी हुई शासन हुआ करते थे। अब इसी तरह से क्या हो गया, अगला आता है शासन के रूप में अलाउद्दीन मासूद शाह। 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक, 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक ये लोग शासन में आते हैं। अब इनका क्या होता है, चूंकि 1242 में मुइजुद्दीन बहरम शाह की हत्या हो जाती है, उसके बाद तो बनते ही हैं, तो बहरम शाह को उत्तराधिकारी के रूप में अलाउद्दीन मासूद शाह बनता है। बहरम शाह का उत्तराधिकारी के रूप में आपको अलाउद्दीन मासूद शाह बनते हैं। मासूद शाह ने ही बलबन को अपना अमीर हजीब बनाया था। और ये क्या था कि उनको, चूँकि इसको चयन करने में
आपको गलवान की कुछ महत्वपूर्ण भूमिका योगदान था, इसलिए उनको एक बड़ा पोस्ट से नवाजा था। उस पोस्ट का नाम था अमीर हजीब। अब इसके बाद क्या हो जाता है, बस इतना ही, बस कम समय के तो शासन थे। ये भी वैसे 42 से 46 तक रहते हैं, लेकिन इसके शासनकाल में कोई आपको गिनने लायक, देखने लायक, सुनने लायक, जानने लायक कोनो कृति या कोनो युद्ध वगैरह विशेषकर नहीं हुए थे। बस साधारण दिन काटा गया था, समय गुजरा था। थोड़े ही दिन बाद यानी 1246 ईस्वी में फिर आ जाते हैं नसीरुद्दीन महमूद। कौन आते हैं? नसीरुद्दीन महमूद। 1246 से 1265 ईस्वी तक। नसीरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी में किसके स्थान पर आते हैं? किसके स्थान पर? मासूद शाह, अलाउद्दीन मासूद शाह के स्थान पर आ जाते हैं नसीरुद्दीन महमूद शाह 1246 ईस्वी में। ये दिल्ली का सुल्तान बनता है और नसीरुद्दीन के दौर में ही शासन व्यवस्था की बहुत सारी जिम्मेदारी यानी समस्त जिम्मेदारी, शक्ति ताकत अगर बोल दी जाए तो बलबन को सौंप दिया था। क्यों? कि इस सुल्तान बनने में योगदान बलबन का था, चूंकि यह आपको बहुत पिछले समय से ही, राज्य सुल्ताना से पहले से ही उस गुलाम वंश कह चुकी ये इस समय आपको जिम्मेदारी के रूप में हुआ करते हैं। हालांकि इसको क्या कहते हैं, इल्तुतमिश इनको खरीद कर लाया था। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो नसीरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति को किसको दे दिया? बलबन को दे दिया। हालांकि ऐसा आगे भी होता है, किसी के साथ भी होता है कि जिसकी जिम्मेदारी से, जिसके मेहनत से, जिसके सहयोग योगदान से, चाहे आज वर्तमान राजनीति को ले लीजिए, जो पार्टी जिस बड़ी पार्टी को थोड़ा सपोर्ट कर देता है, उसके गठबंधन में आ जाते हैं तो उनको विशेष कोई मिनिस्ट्री पद, मंत्री बना देते हैं, है ना? तो ये बात है। तो बलबन के सहयोग से ही आपको नसीरुद्दीन जब शासक बना तो उसको एक बड़ा विभाग सौंप दिया, उसके बहुत सारी जिम्मेदारी दे दी। लेकिन इस क्या हो गया कि आगे चलकर यही दिक्कत हुआ कि नसीरुद्दीन ने वो आगे चलकर बलबन को उलू खां की भी उपाधि दी थी। नसीरुद्दीन ने बलबन को उलू खां की उपाधि दी थी और आगे चलकर बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नसीरुद्दीन के साथ भी करा देते हैं। क्या किया? बलबन ने अपनी पुत्री की शादी, विवाह किसके साथ करा देते हैं? नसीरुद्दीन महमूद के साथ। उसके बाद अब क्या हो गया? बलबन के दामाद बन गए कौन? नसीरुद्दीन महमूद। आगे देखते हैं क्या होता है। नसीरुद्दीन महमूद चूंकि ये जात से मुसलमान थे और उस मुसलमानों के इस मजहब इस्लामी की कई शर्तों पर चलते थे, तो उनके हिसाब से या जो राज्य की सुल्तान का पद और उसका धन दौलत वो अपना नहीं होता था, अर्थात ज्यादा सुख से जीना भी मजहब इस्लाम में उतना अच्छी नहीं समझी जाती है। यही कारण है सुल्तान बने रहने के बावजूद भी वो टोपियां बनाते थे। वो टोपी बनाते थे, उससे जो उसको जो आर्थिक सहयोग होता था, उससे जो उसका आर्थिक लाभ होते थे, उससे अपनी जीविका चलाते थे, उससे अपना राशन चलाते थे। ठीक है, यही कारण है कि कहा गया कि नसीरुद्दीन टोपी बनाकर अपना जीवन निर्वाह क्या करते थे। 1259 ईस्वी में, कब? 1259 ईस्वी में मंगोल जो चंगेज खां, उसके सबसे चर्चित और खूंखार शासक हुआ करते थे, उन्हीं से क्या हो गया, का नेता एक तो था, उनका नाम हलाकू था। हलाकू के साथ पंजाब में एक शांति समझौता किया था। कहने का मतलब उसको शांति से चलने के लिए चूंकि एक समझौता करना पड़ा था, ताकि आगे चलकर आगे के समय पंजाब में कोई युद्ध ना हो और कोई अन्य परेशानी से उलझे नहीं, इसलिए वहाँ पर एक समझौता किया गया था। तो किसने किया था? नसीरुद्दीन महमूद ने आपको क्या किया था? 1259 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू के साथ पंजाब में समझौता किया था, जिससे शांति स्थापित हुई थी। आगे की ओर बढ़ेगा तो पता चलेगा कि यही वो नसीरुद्दीन है जो मिनाजुस सिराज ने मिनाजुस सिराज का लिखा हुआ तबक़ात नासिरी को आपको नसीरुद्दीन के नाम ही सुपुर्द किया, उन्हें ही समर्पित किया, यानी कि उनके जीवन काल, उनके सारी चीजों को उन्होंने ही उल्लेखित किया। तबक़ात नासिरी ही है जो मिनाजुस सिराज ने लिखा था।
और उन्हीं के ही समय पर ऐसा हुआ था। उसके बाद 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाते हैं। नसीरुद्दीन के मृत्यु हो जाते हैं और उनके मृत्यु के पश्चात बलवान ही उनका उत्तराधिकारी बन जाता है। क्यों कि बलवान इससे समय से पहले से ही तो उनके साथ संबंध ही था ही, और उसके राजनीतिक गतिविधि में भी भाग लेते थे, प्रशासनिक गतिविधि में उनका बहुत ज़्यादा योगदान था और ये स्वाभाविक भी था। अब वो दामाद भी थे और राजपाट राजनीतिक के कार्य को, प्रशासनिक कार्य को समझने देखने की उनके पास भी कई कौशल भी मौजूद थे। यही कारण है कि आपको नसीरुद्दीन महमूद महमूद के बाद यानी 1265 ईस्वी में आपको अगला उत्तराधिकारी के रूप में कौन बन जाता है? बलवान बन जाता है। बलवान का असल नाम गियासुद्दीन होता है। गियासुद्दीन बलवान। बलवान का असल नाम क्या होता है? गियासुद्दीन होता है और इनकी शासनकाल 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक रहता है। वैसे बलवान आपको इलवेरी वंश के हुआ करते हैं। बलवान इलवेरी जाति का था जो तुर्क से थे। दैट्स मीन तुर्किस्तान के वो इलवेरी जाति से ताल्लुक रखते थे, संबंध रखते थे। बलवान को ख्वाजा जमीलुद्दीन बाशिरी ही खरीद कर दिल्ली लाए थे, है ना। बलवान को ख्वाजा जमालुद्दीन बाशिरी खरीद कर दिल्ली लाए थे और यह खरीदी यह किसके दरबार में? इल्तुतमिश के पास आया। और ये क्या हुआ था? ये इल्तुतमिश के दरबार में कब पहुंचे थे? तो इल्तुतमिश के दरबार में ये ग्वालियर विजय के बाद ही आया था। यानी कि इल्तुतमिश के दरबार से ही बलवान आपको दिल्ली सल्तनत के कुछ न कुछ जिम्मेदारी पुरुष में गुजरा करते थे। इल्तुतमिश गुजरा, बेटी राज्य सुल्ताना गुजरा, उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह गुजरा, उसके बाद अलाउद्दीन माशूद शाह गुजरा, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद शाह गुजरा। यानी कि उसके दौर से होती हुई यहाँ तक गुजरे। तब 1265 ईस्वी में वो क्या बन जाता है? वो दिल्ली सल्तनत का शासक के रूप में काम करते हैं। अब क्या हुआ? बलवान को कौन लाया था? ख्वाजा जमालुद्दीन। अब क्या हो गया कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के समय ही उसको बाद ही खरीदा था, उस समय से आया था। तो कई चीज यानी कुछ शासन व्यवस्था शासनकाल आपको इल्तुतमिश के समय से ही उन्होंने देखा और जाना और समझा। अब इल्तुतमिश ने अपने समय पर जो बनाए थे कौन? 40 दल बनाए थे, जो 40 सरदारों का एक कमेटी था जो आपको राज्य के शासन व्यवस्था में विशेष भूमिका और जिम्मेदारी निभाते थे। उस चीज को बलवान आकर खत्म कर देते हैं। यानी कि बलवान ने 40 दल को समाप्त कर दिया। उस समय की बात है, उस समय बंगाल की राजधानी लखनऊ होती थी। उस समय बंगाल की राजधानी लखनऊ होती थी और लखनऊ को विद्रोह का नगर कहा जाता था। उस समय विद्रोह का नगर कहा जाता था और उसी विद्रोहिक नेता कौन था? तुगरिल खां था। उस समय तुगरिल खां बंगाल के विद्रोह का नेता था। उस तुगरिल खां को मालिक मुकद्दम जाके पकड़ता है, उसको अरेस्ट करता है। उसके बाद बलवान के समय पर ही मेवाड़िया होते हैं। मेवाड़िया यानी कि मेवाड़िया के विद्रोह का दमन भी बलवान के द्वारा ही किया जाता है। और बलवान के इनके अलावा कुछ और उनके महत्वपूर्ण योगदान हैं जो मैं तुरंत बोल ही रहा हूँ। जैसे देखिए कि उन्होंने दीवान-ए-अर्ज जो केंद्रीय सैन्य विभाग था, दीवान-ए-अर्ज क्या था? दीवान-ए-अर्ज केंद्रीय सैन्य विभाग था ताकि शासन व्यवस्था को समृद्धशाली बनाया जा सके के लिए ही बलवान ने ही दीवान-ए-अर्ज केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके सल्तनत की सीमा अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत जितना भी पुराने किले थे, पुराने किलों का पुनर्निर्माण कराया।
इतना ही नहीं, चूंकि वो बड़ी लंबे समय से शासन प्रशासन में चले ही आ रहे थे, तो कुछ पुराने समय से जो सैनिक थे, कुछ जो लोग वृद्ध एजेड हो गए थे, बूढ़ा हो गए थे, ओल्ड एज आ गए थे, और कुछ लोग के पास उतनी कैपेसिटी अच्छी नहीं थी, अर्थात अयोग्यता, अनकैपेबल थे, उन लोगों को नौकरी से हटा दिए। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जाओ तुम अब जाओ भीख मंगे खाओ, उनको सबको पेंशनधारी का बना दिया। उनको घर बैठे उनको कुछ ना कुछ पेंशन देने लगा, और उन्हें उनके स्थान पर फिर योग्य कर्मठ शूर फिर सैनिकों का भी उन्होंने भर्ती कराया। उनके बाद क्या किया, एक बड़ा चर्चित चीज व्यवस्था है सिजदा या पाबोश। सिजदा तो वो जो सिजदा कहते हैं जिसके सामने सिर को झुकाना पड़ता है, बट पाबोश वो होता है, पाबोश वो होता है जो सुल्तान के सामने, सुल्तान जिस सिंहासन पर बैठते थे उसके सामने जाकर पाबोश पेट के बल पर लेटकर, किसके बल पर, पेट के बल पर लेटकर सुल्तान को सलाम करना पड़ता था। सुल्तान को सलाम करना पड़ता था, राजा को सलाम करना पड़ता था। और सुल्तान राजा को सलाम करने की प्रथा भी किसने चलाया था, बलबन ने। याद रखिएगा, सिजदा और पाबोश, सिजदा और पाबोश दोनों का प्रचलन कौन कराया था, बलबन ने ही कराया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने फारसी रीति रिवाज के मुताबिक, फारसी रीति रिवाज के मुताबिक नवरोज का भी प्रारंभ किया था। किसका प्रारंभ किया, नवरोज, उन्होंने नवरोज का ही प्रारंभ किया। और उनके विरोधी, उनके विपक्षियों को नष्ट करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए, ताकि उसके प्रतिद्वंदी कोई ना बन सके, उसके लिए किस नीति का अपनाया, रक्त और लोह नीति। किसको अपनाया, रक्त और लोह नीति को उन्होंने अपनाया, रक्त और लोह नीति को अपनाया। और उनका एक विचार था, उनका विचार था जो सुल्तान है, जो शासक है, तो ईश्वरीय देन है, वो ईश्वरीय देन है, और ईश्वरीय देन के होने के नाते उस प्रशासन प्रशासन की व्यवस्था उसके द्वारा ही की जाती है। अर्थात सुल्तान को ईश्वरीय देन मानना चाहिए और उसकी ईश्वर के प्रतिनिधि मानना चाहिए। उसी वर्ड को उन्होंने क्या कहा, सुल्तान जिल्लाए इलाही, सुल्तान जिल्लाए इलाही, सुल्तान जिल्ले इलाही, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि उच्च कुल अर्थात उच्च श्रेणी की जाति के लोग, निम्न श्रेणी की जाति के लोग, उन्होंने जाति वर्ग में कुछ डिफरेंस अंतर रखा, अर्थात उनके कार्यशैली, उनके जीवन यापन, उनके कार्य, उनके सामाजिक प्रतिनिधित्व, इन सभी डिपार्ट्स में उन्होंने क्या किया, उसमें कुछ अंतर रख दिया कि विशेष कैटेगरी के लोग करेंगे, विशेष कैटेगरी के लोग वो लोग करेंगे, इससे उसको संपर्क नहीं, इससे उसको मतलब नहीं, इस विभाग में वही जाएंगे। अर्थात उच्च हायर क्लास को, फॉरवर्ड क्लास को कुछ दिया, और आपको नीचे वाले को कुछ, निम्न श्रेणी को कुछ निम्न श्रेणी की बात करें। और उसकी दरबार जो सजाया गया, उसके राज दरबार जो लगते थे, तो किसके हिसाब से, ईरानी परंपरा के मुताबिक, ईरानी परंपरा के मुताबिक एक राजपट की शासन, एक राज दरबार कैसी होनी चाहिए थी, उसी हिसाब से उन्होंने राज दरबार को भी सजाया। और उन्होंने अपने शासन का आधार, मुख्य जड़ किसको माना, कुरान को माना। हालांकि आज भी वर्तमान समय पर आपको सबसे निष्ठुर कानून सऊदी अरब का होता है, जहाँ पर दुकान भी खुली रहती है, जहाँ पर इंसाफ नगद होता है, वहाँ पर खून के बदला खून लिया जाता है, और आपको हाथ के बदला हाथ लिया जाता है, जहाँ पर आज भी चोरी नहीं होती है, जहाँ पर ईमानदारी सर्वोत्तम मानी जाती है। सबसे कठोर कानून सऊदी अरब का होता है। तो इसी हिसाब से उन्होंने क्या, इसी हिसाब से नहीं, कहने का मतलब कि ऐसे कहा जाता है कि कुरान सर्वव्यापी, सभी जाति धर्म, सभी सिस्टमों के लिए अप्लाई होता है और लागू होता है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं पाए जाते हैं। इसलिए कुरान के आधार पर ही शासन व्यवस्था चलती थी। उन्होंने एक काम और किया, क्या, उस समय तुर्क पर जो आपको इस्लामी खलीफा हुआ करते थे, उसका नाम, सिक्का, जो सिक्का चलता था, सिक्का पर उसका नाम रचवाया, उसका नाम उल्लेखित कराया, अर्थात सिक्का पर खलीफा का नाम दर्ज कराया, कौन, बलबन ने ही कराया था।
उसके बाद अमीर खुसरो के बारे में ऐसा ना हो जो कोई जानते नहीं, और आप भी भली भांति जानते ही होंगे, जिसे तोताई हिंद कहा जाता था। और और बहुत सारे सुल्तानों के वहाँ पर वो शासन व्यवस्था में रहे थे। तो अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में भी कवि के रूप में रहा करते थे और दरबारी कवि में गिना जाते थे। अमीर खुसरो को तोताई हिंद कहा जाता है। ब्रजभाषा, उर्दू, हिंदी, इन भाषा को बोली को स्क्रिप्ट रूप लाने में इनका योगदान था, क्योंकि इससे पहले ना ही हिंदी था, वर्तमान हिंदी, ना ही उर्दू था। तो खाड़ी बोली, ब्रज बोली भी अमीर खुसरो के ही बोली से बनी से आता था। जैसे उसका एक प्रचलित कई तो उनके तो तोताई हिंद है, तो उसके है जो बोला बोला करते थे, आसिन भादो खूब चालत मगफुस में थोड़ा थोड़ी, अमीर खुसरो यूं कही तो बूझ हमारी बूझ मेरी पहली। तो ऐसे ऐसे पहली बोली बनी उनका ही एक चर्चित काम था। तोता हिंद इसलिए कहा जाता था। तो अमीर खुसरो तथा अमीर हसन बलवान के राज दरबार में ही हुआ करते थे। उसके बाद बलवान के शासन का एक बहुत बड़ा राजनीतिक फंड था, जिसका नाम था निष्पक्ष न्याय। जी हाँ, आज देश में हम विभिन्न अर्थ पर हमें शांति में नहीं है। तो कहा जाता है कि हमारे समय वर्तमान समय पर न्याय में भी पक्षपात होने लगी है। और हाँ, जब न्याय भी खुद पक्षपात होने लगी, तो अंतिम अदालत तो वही था जो आपस में सरकार में हो, दो समुदाय में हो, दो सरकार में हो, दो क्षेत्र में हो, दो दो किसी भी विभिन्न वर्गों में हो, अगर टकराव हो तो उसका न्याय कौन कराता? न्यायपालिका कराता। तो न्याय में अगर गड़बड़ हो जाए तो ये निश्चित है कि उसमें फिर हमें बेहतर उसका कोई उपाय नहीं होगा, और फिर हमारे सब कुछ चुरमुरा जाएंगे। तो बलबन के न्याय निष्पक्ष था। और क्या मानते थे? और उनके सिस्टम में एक गुप्तचार संस्था हुआ करता था। क्या होता था? गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग ऐसा होता था जो किसी भी सिस्टमेटिक बातों को, किसी भी राजनीतिक बातों को उसकी गुप्तचार यानी गुप्त समझ भी करते हैं, कुछ गुप्त रूप से उसका इंक्वायरी करता, इन्वेस्टिगेट करता, फिर उसका उस पर फिर अप्लाई करता, विशेष विमर्श करते। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उनके पास दो मंत्र भी माना जाता था। नंबर एक था कि सुल्तान को ईश्वरीय मानो, सुल्तान को ईश्वर ने बनाया और उसके ही हुक्म पर ही ऐसा होता है, तो उस ईश्वर के सम्मान मानो। धरती में अगर कोई ईश्वर है तो सुल्तान है। हाँ, क्या बोला? धरती में अगर कोई ईश्वर है तो सुल्तान है, सुल्तान को मानना चाहिए, ठीक है। और सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। उनका क्या विचार था? सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। ये बातें हो गई, और उनके आखिर लास्ट में बात आ जाती है उनकी मृत्यु। तो उनकी मृत्यु बड़े पुत्र बेटा था, महमूद था। महमूद के मृत्यु के गम से ही उनका मृत्यु थोड़ा दिन में ही, चाहे उनके उसी गम में ही गम जुदा रहकर बलवान की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हमने जाना कि यह आपको गुलाम वंश खत्म हो गया, जो मुइजुद्दीन बहरम शाह 1240 से 1242 ईस्वी, अलाउद्दीन मासूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी, नसीरुद्दीन महमूद जो 1246 से 1265 ईस्वी, और इसके बाद यानी 1265 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक बलवान रहता है। उसके बाद एक और छोटा सा शासक आता है जिसका नाम होता है आपको कैकुकाबाद, जो ये भी लगभग 3 साल का शासन करते हैं। 1287 से 90 तक शासन करता है कैकुकाबाद, ठीक है। कैकुबाद शासन करते हैं, जो ये साधारण समय के बाद ये खत्म हो जाता है। उसके बाद गुलाम वंश खत्म हो जाता है, और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन होता है? शमसुद्दीन कहलाता है। उसका अंतिम शासक शमसुद्दीन कहलाता है। इसके बाद फिर आ जाता है
खिलजी वंश, इसके बाद खिलजी वंश का प्रारंभ होता है। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक करता है। फिर अगले वीडियो में बोलेंगे। माय डियर्स, आपको जरा सा भी वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, और आप हमें कमेंट्स करना ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें बताएगा आपको अच्छा लगा तो कितना अच्छा लगा, बुरा लगा तो क्या बुरा लगा, इसमें हमें सुधार की ज़रूरत है तो क्या सुधार की ज़रूरत है, तो आप हमें बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा। भला मैं अकेले अकेले कैसे समझूंगा ये क्या है, ये कैसा है। और यह किसी जात, किसी क्लास, किसी वर्ग, किसी एग्ज़ाम के नाम से नहीं, जब तक धरती जिंदाबाद रहेगा तब तक ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उपयोगी अनिवार्य है। तो अतः आप सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोग महत्वपूर्ण होंगे। उसके बाद आगे की वीडियो भी देख लेंगे, और आप हमें ज़रूर बताएंगे आगे मैं किस तरह के परिवर्तन लाऊं, या आपको क्या मैं चेंजिंग दूं, ज़रूर बताएंगे। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, फिर ठीक है। तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जो बोर्ड में लिखा था नीचे देख लें।